गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 16 नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्योंकि हमारे 3 दिन का करंट अफेयर्स मिस्ड हो गए थे बिकॉज ऑफ दिवाली, तो इसलिए हम रिवीजन पैटर्न को ना कंटिन्यू करते हुए उसकी जगह पे जो क्वेश्चंस हमारे मिस हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, जिससे कि जो भी हमारा लॉस हुआ है वो कवर अप हो सके। ठीक है, तो आज भी आप देखेंगे कि रिवीजन पैटर्न ऑल्दो नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से काफ़ी टाइम भी लग रहा है। तो कल की वीडियो इसीलिए लंबी हो गई थी, बट नेवर माइंड, हमारा मेन टारगेट यहाँ पे है कि हमारे जो भी क्वेश्चंस मिस्ड हैं उनको कवर अप करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which northeastern state approved legislation maintaining a 33% reservation for women in the urban local bodies? कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने हाल ही में ये अप्रूव कर दिया है कि 33% रिजर्वेशन अब दिया जाएगा वुमेन के लिए सभी यूएलबीज में, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज में। तो हाल ही में नागालैंड की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इन्होंने यूनानिमस तरीके से अप्रूव किया है लेजिस्लेशन को, जिसमें इन्होंने ये बात रखी कि 33% का रिजर्वेशन दिया जाए वुमेन को अर्बन लोकल बॉडीज में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि नागालैंड म्युनिसिपल बिल 2023 ने जो रिजर्वेशन था वुमेन का इन द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन इन सभी म्युनिसिपल बॉडीज, उसको एलिमिनेट या फिर रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारा नागालैंड। और इसके अलावा हमने कल पढ़ा था कि बिहार स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये लेजिस्लेशन अप्रूव किया है, जिसमें इन्होंने ये बात करी कि जो रिजर्वेशन होता है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सभी एजुकेशनल एंटिटीज़ और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उसको 50% से बढ़ा के कर दिया जाएगा 65%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी बात की थी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन होता है 10% का, उसको इंक्लूड अगर हम करेंगे इसमें, तो जो टोटल रिजर्वेशन हो चुका है बिहार स्टेट में वो अब पहुँच चुका है 75% पे। ठीक है, विच कंट्री प्रपोज्ड अ प्लान टू ऐड इंडिया टू द एक्सटेंडेड लिस्ट ऑफ द सेफ स्टेट्स? कौन सी कंट्री है जिसने ये प्लान रखा है कि इंडिया को अपनी जो एक्सटेंडेड लिस्ट है सेफ स्टेट्स की उसमें इंक्लूड कर लेना चाहिए? ये प्लान है यूके गवर्नमेंट का, और ये एक तरह का इनका मूव है जिससे कि जो रिटर्न है इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स का वो फास्ट ट्रैक हो सकेगा और इफेक्टिवली इससे एलिमिनेट होगा उनकी अपॉर्चुनिटी टू सीक अजाइलम इन द यूके। ठीक है, तो इस प्रपोजल के अंतर्गत इंडिया को, न सिर्फ इंडिया को बल्कि जॉर्जिया कंट्री को भी एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन प्रेजेंट किया गया जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द कंट्री यूके। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी सिटी होस्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन मिलेट्स के लिए, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन मिलेट्स हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ है भुवनेश्वर में। और पर्पस क्या है इस कन्वेंशन का? टू डिवाइस अ वर्ल्ड वाइड स्ट्रैटेजी फॉर मिलेट्स। और इस इनिशिएटिव को लीड कौन कर रहा है? उड़ीसा स्टेट। ठीक है, तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट में नवीन पटनायक जी हैं। इन्होंने इनॉग्रेट किया इस 2 दिन की इंटरनेशनल कन्वेंशन को, जिसमें इन्होंने थीम रखी थी मिलेट्स, एंशियंट ग्रेन्स फॉर मॉडर्न चैलेंजेस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी सिटी होस्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन मिलेट्स के लिए, तो आंसर है भुवनेश्वर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पांडा डिप्लोमेसी इज अ फ्रेज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रैटेजी ऑफ विच कंट्री? पांडा डिप्लोमेसी के टर्म से हम किस कंट्री की स्ट्रैटेजी को डिस्क्राइब करते हैं, आपको ये बताना है। तो पांडा डिप्लोमेसी एक तरह का फ्रेज है जो कॉमनली यूज होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में टू डिस्क्राइब चाइना की स्ट्रैटेजी ऑफ लोनिंग जायंट पांडाज टू द जूस डिफरेंट कंट्रीज में, जो ये देते हैं एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल एंड टू स्ट्रेंथन द डिप्लोमेटिक टाइज। तो हाल ही में 3 जायंट पांडाज जो कि अब तक रह रहे थे नेशनल जू इन वॉशिंगटन डीसी, ये वापस भेजे गए हैं चाइना कंट्री में आफ्टर आर 23 ईयर्स ऑफ स्टे। ठीक है, तो पांडा डिप्लोमेसी जो है भी चाइना की है। किस वजह से चर्चे में थी? क्योंकि हाल ही में 3 पांडाज जो अब तक वॉशिंगटन डीसी में रह रहे थे, इनको वापस चाइना में सेंड किया गया है। अच्छा, इसके अलावा एक माउंटेन है जो आजकल चर्चे में है, माउंट सेंट हेलेंस। ठीक है, एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 400 अर्थक्वेक जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं बीनीथ दिस माउंटेन सिंस मिड ऑफ जुलाई दिस ईयर। ठीक है, और ये एक एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है जो कि वॉशिंगटन में लोकेटेड है
और इतने अर्थक्वेक होने के बावजूद भी अभी भी कोई भी साइन इसमें नहीं है इरप्शन का, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो माउंट सेंट हेलेना किस कंट्री में लोकेटेड है और ये एक एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है? आंसर है यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट अप्रूव्ड इट्स फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी डिजाइंड टू बूस्ट द एक्सपोर्ट? कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसने अपनी पहली एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है, जिसकी हेल्प से ये एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेंगे? तो महाराष्ट्र स्टेट में जो यहाँ की स्टेट कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया स्टेट का पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, जिसको कि डिज़ाइन किया गया ताकि इस स्टेट में एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक बूस्ट हो सके। और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा टिल 2027 टू 28, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी हेल्प से लगभग 25 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉलिसी से लगभग 5,000 इंडस्ट्रीज जो हैं वो फ़ायदा उठाएंगी और साथ ही 40,000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होगी। इसकी हेल्प से जो स्टेट का एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। तो इस पॉलिसी में और क्या बात रखी गई कि कुछ एक्सपोर्ट सेंटर्स को सेटअप किया जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करके, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट ने अप्रूव किया अपना पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी ताकि इनके स्टेट में एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक बूस्ट हो जाए। नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू इनहैंस द कैपेसिटी ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? तो इन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है जिससे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की कैपेसिटी को इन्हांस किया जाए? तो सबसे पहले ये जो योजना है ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने सिडबी के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और ये एमओयू जो है वो 2 साल तक वैलिड रहेगा। तो प्राइमरी फोकस इसमें किया जा रहा है कि ऑन द ग्राउंड एक्टिविटीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए, जिसमें कि स्टैब्लिश होगा एक रिलायबल एंड सेंसिटिव सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर द कैपेसिटी इन्हांसमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिडबी। इन्होंने सिडबी के साथ ये एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट है, विच स्टेट क्लिंच द राजा भलिंद्रा सिंह रोलिंग ट्रॉफी? ये ट्रॉफी किस स्टेट ने जीती है? तो हाल ही में कंक्लूड हो चुके हैं 2023 के नेशनल गेम्स, जिसमें 11,000 एथलीट्स मौजूद थे फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। इन्होंने डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट चैंपियन की तौर पे सामने आया, जिसमें इसने जो है वो टॉप स्पॉट सिक्योर कर लिया इन द मेडल टैली, और इसके पास टोटल थे 80 गोल्ड मेडल्स, ठीक है। ना सिर्फ 80 गोल्ड मेडल्स बल्कि 69 सिल्वर जीते थे इन्होंने और 79 ब्रोंज जीते थे। इसी के साथ टोटल इनका मेडल हो गया 228। तो इन्होंने प्रेस्टिजियस राजा भलिंद्रा सिंह रोलिंग ट्रॉफी जीत ली फॉर द ओवरऑल चैंपियनशिप, और 1994 के बाद ये इनकी पहली ट्रॉफी है। सर्विसेज सपोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एंड हरियाणा फिनिश्ड एट 2nd and 3rd पोजीशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र स्टेट। अच्छा, यहाँ पे जब हम यूके का क्वेश्चन कर रहे थे तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हाल ही में यूके ने अनाउंस किया है कि अब वो प्रोहिबिट कर रहे हैं ऑन द रिक्रिएशनल यूसेज एंड पोजेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको आप कॉमनली लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं। और ये डिसीजन पार्ट है इनके एंटी सोशल बिहेवियर को टैकल करने का और हेल्थ रिस्क को मिटिगेट करने का, जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद दिस सब्सटेंस, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को रिक्लासीफाई किया गया एज अ क्लास C ड्रग, और अब इसका जो पोजेशन है वो क्रिमिनल ऑफेंस रहेगा ब्रिटेन में, ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंट्री है जिसने अब बैन कर दिया है लॉफिंग गैस को, तो ये कंट्री है यूके, ठीक है। ये छोटी सी न्यूज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सिंगर ऑफ अबेंडेंस इन मिलेट सॉन्ग विच हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमी अवार्ड? ये जो सॉन्ग है ये नॉमिनेट हो चुका है ग्रैमी अवार्ड के लिए। आपको बताना है कि इसके सिंगर कौन है। तो इसमें बेसिकली फीचर किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, और इसको गाया है इंडियन अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह ने और इनके हस्बैंड गौरव शाह ने, ठीक है। ये जो सॉन्ग है ये नॉमिनेट हुआ है 2024 के ग्रैमी अवार्ड्स में इन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी, और इस सॉन्ग को क्रिएट किया गया टू रेज अवेयरनेस ऑफ द सुपर ग्रीन मिलेट एज अनदर पोटेंशियल की, जिससे कि वर्ल्ड हंगर को मिनिमाइज किया जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा इस सॉन्ग का नाम क्या है, अबेंडेंस इन मिलेट्स, और किसने गाया है, फाल्गुनी शाह ने अपने हस्बैंड गौरव शाह के साथ। किसको डेडिकेटेड है, तो आंसर है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023? ये पॉलिसी किसने रिलीज करी है?
यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इन्होंने अप्रूव किया है कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023, जिसका बेसिक एम है CBC मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन को एम्पावर करना, जिससे कि कुछ कैंपेन्स को कंडक्ट किया जाए इन द डिजिटल मीडिया रेंज। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसके अलावा रिलीज किया ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023। ठीक है, उसी दौरान ये रिलीज किया गया। तो आंसर है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसी के साथ हम यहाँ पे 2 और मिनिस्ट्रीज डिस्कस करेंगे जो आजकल चर्चे में थे। तो नई चेतना 2.0 हाल ही में लॉन्च हो चुकी है। एक्चुअली ये लॉन्च हो गया आगे और इसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ये लॉन्च किया जाएगा ऑन द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, कब हम मनाते हैं इसको? 25 नवंबर को। इसी दिन नई चेतना भी लॉन्च होगी। तो 9 मिनिस्ट्रीज सपोर्ट कर रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के इस नेशनल कैंपेन को अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, और इसको ऑब्जर्व किया जाएगा टोटल 34 इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में टिल 23 दिसंबर। ठीक है, तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो रिलेटेड है नई चेतना 2.0 के साथ? आंसर है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दूसरी मिनिस्ट्री की यहाँ पे बात करेंगे। हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इन्होंने एक्सटेंड किया है टर्म 16 मेंबर कमिटी का, जो कि फॉर्म की गई थी ऑन डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ, और ये जो एक्सटेंशन है ये इनको दिया जा रहा है 31 दिसंबर 2023 तक का। ठीक है, एक्चुअली इनका टेन्योर जो है वो 31 अक्टूबर तक कंप्लीट हो गया था, लेकिन फर्दर 2 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। इनका काम क्या है? एक ड्राफ्ट बिल सबमिट करना प्रपोज्ड डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ के ऊपर, और ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को, जिसमें कि ड्राफ्ट डिजिटल कॉम्पिटिशन एक्ट भी इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री जिसने एक कमिटी इंस्टीट्यूट की है ऑन डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट पास्ड अ बिल which increases the total reservation in the state to 75%। ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, और बिहार असेंबली ने अब यूनानिमस तरीके से ये बिल पास कर दिया है, जिसमें इन्होंने रिजर्वेशन को इंक्रीज किया है फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, फिर इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, और पहले ये सिर्फ 50% था, अब बढ़ के हो गया है 65%। और इसी के साथ हमने आपको बताया कि अगर जो 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का होता है, इसको भी इंक्लूड करेंगे तो टोटल नंबर हो जाएगा 75% का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिहार स्टेट। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ डेटा इन इंडिया। कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो इस इंडेक्स को जारी करती है इंडिया के अंदर? तो इंडिया का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ है वो 3 महीने में पहली बार इतनी कम वैल्यू पे पहुंच चुका है, मतलब 5.8% पे वैल्यू हो गई है इन सितंबर। वहीं अगस्त में अगर हम बात करें तो ये वैल्यू थी 10.34%। ठीक है, किस वजह से कम हुआ है? बिकॉज ऑफ स्लोअर एक्टिविटीज इन द मैन्युफैक्चरिंग, फिर माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स। ठीक है, तो एक डेटा रिलीज किया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आउटपुट है उसका हाईएस्ट वेट होता है IIP में, और ये ग्रो हुआ है बाय 4.5% इन सितंबर 2023। और अगर हम इसको कंपेयर करें अकेले को तो 9.3% थी वैल्यू अगस्त 2023 में। ठीक है, तो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो रिलीज कर रही है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ डेटा को इंडिया के अंदर? आंसर हो जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अच्छा, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पे अगर बात करें तो जो शेयर है इंडिया की फॉरेन करेंसी असेट्स का जो कि डिप्लॉय होता है ओवरसीज सिक्योरिटीज में, वो राइज हो चुका है 81.43% पे इन द मंथ ऑफ सितंबर, और मार्च में ये वैल्यू थी 80.76%। ठीक है, ये डेटा हमें मिलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से ऑन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो जो शेयर ऑफ मनी है हमारा जो कि डिपॉजिट्स के फॉर्म में रखा गया है विद अदर सेंट्रल बैंक्स एंड द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, वो डिक्लाइन हुआ है 13.49% से एट द एंड ऑफ सितंबर। और वहीं अगर हम मार्च 2023 तक का डेटा देखें तो ये वैल्यू थी 14.82%। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए सिंपली कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने रिपोर्ट को जारी किया ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब भी कभी फॉरेन एक्सचेंज की बात आएगी, जाहिर सी बात है इससे कौन सी इंस्टीट्यूशन एसोसिएटेड हो सकती है? आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ट्रेंट बोल्ट हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ क्रिकेटर फ्रॉम विच कंट्री। ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो है वो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं,
और इसी के साथ ये पहले न्यूजीलैंड बाउलर हो चुके हैं जिन्होंने 50 विकेट क्लेम किए हैं इन द ODI वर्ल्ड कप, और इन्होंने इस फीट को अचीव किया सिर्फ और सिर्फ 28 इनिंग्स में। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क और फॉर्मर श्रीलंका स्पीडस्टर लजित मैलिंगा ने अब तक क्लेम किए थे 50 विकेट्स इनसे कम इनिंग्स में, ठीक है। तो ट्रेंट बॉल जो है ये न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। विच कंट्री सीज द एडवांटेज स्वीट क्रूड टैंकर वेसल? तो 23 इंडियन सी फेयरर्स जो कि ऑन बोर्ड थे वेसल एडवांटेज स्वीट के, इसको सीज कर लिया गया गल्फ ऑफ ओमान में, और अब इसको सेफली रिपैट्रिएट कर दिया गया है इंडिया को फ्रॉम द कंट्री ईरान। तो ईरान की जो नेवी है इन्होंने सीज किया था मार्शल आइलैंड्स फ्लैग्ड ऑयल टैंकर जिसमें कि 24 इंडियन क्रू मेंबर्स मौजूद थे इन द गल्फ ऑफ ओमान। कब किया था? 28 अप्रैल को इसी साल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द कंट्री ईरान। नेक्स्ट है, एज पर अ रिसेंट स्टडी विच प्लैनेट विल बी टेम्पोररली इनविजिबल फ्रॉम द अर्थ इन 2025? रिसेंट स्टडी के मुताबिक कौन सा प्लैनेट है जो टेम्पररी बेसिस पे इनविजिबल हो जाएगा अर्थ से इन 2025? तो 2025 में जो सैटर्न की रिंग्स हैं वो वैनिश होने लगेंगी फ्रॉम साइट फ्रॉम द अर्थ। और ये जो टेम्पररी वैनिशिंग एक्ट है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सैटर्न जो है वो हल्का टिल्ट हुआ है और कुछ रीजन है ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया कि एटलीस्ट 13 मून्स ऐसे हैं सैटर्न प्लैनेट के जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए ड्यूरिंग दिस रिंग प्लेन क्रॉसिंग्स, ठीक है। तो याद रखिएगा सैटर्न प्लैनेट जो है वो 2025 तक हमारे साइड से दूर चला जाएगा अगर हम उसको देखेंगे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है, अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज लाइज इन विच इंडियन स्टेट? अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क इसने हाल ही में रिसीव किया है पेयर ऑफ हिमालयन ब्लैक बियर्स फ्रॉम द जम्बू जू फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, और बदले में जो अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क है इसको देना पड़ेगा अपना बंगाल टाइगर्स। इसको आप वंडलूर जू के नाम से भी जानते हैं, और ये एक जूलॉजिकल गार्डन है जो कि लोकेटेड है इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ चेन्नई, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सस्पेंडेड विच क्रिकेट टीम आफ्टर गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इन द नेशनल बोर्ड? ICC ने किस क्रिकेट टीम को सस्पेंड किया? क्यों? क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया था नेशनल बोर्ड में। तो ICC ने सस्पेंड कर दिया इट्स फुल मेंबर श्रीलंका आफ्टर ऑब्जर्विंग द गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इन द नेशनल बोर्ड, ठीक है। याद रखिएगा 2021 में यही पनिशमेंट मिली थी जिम्बाब्वे कंट्री को, क्योंकि इनकी भी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेन गुरियन कैनल प्रोजेक्ट इज अ प्रपोज्ड कैनल प्रोजेक्ट थ्रू विच कंट्री? ये प्रोजेक्ट इनिशियली कंसीव हुआ था 1960s में, और ये एक प्रपोज्ड कैनल प्रोजेक्ट है थ्रू द स्टेट ऑफ इजराइल। ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ अकाबा को टू द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। इसके अंदर पोटेंशियल होता है टू रीशेप ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड डायनेमिक्स, इजिप्ट के कंट्रोल को ब्रेक करके ओवर द मोस्ट डायरेक्ट रूट बिटवीन द यूरोप एंड द एशिया, ठीक है। तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी और ऑब्स्टेकल की वजह से फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट है इनका वो हाईली इम्प्रॉबेबल हो गया है, ठीक है। याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट किसका है? आंसर है इजराइल कंट्री का। यहाँ पे एक मिनिस्ट्री पीछे छूट गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के बारे में जो कि न्यूज़ आई थी। एक मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि ये एस्टैब्लिश करेंगे पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को इन द रिक्लेम्ड कोल माइंस, और इस प्लान का ऑब्जेक्टिव रहेगा अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना और सोलर एनर्जी को पूरा यूटिलाइज करना, जिससे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट हो सके, ठीक है। इससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सपोर्ट होगा इन द कोल इंडस्ट्री, और इस इनिशिएटिव की हेल्प से हम सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे, और फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेंगे ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ओके। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद B-21 रेडर बॉम्बर? कौन सी कंट्री इससे रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो यूएस की एयरफोर्स का ये बॉम्बर है B-21 रेडर। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक फ्लाइंग विंग डिजाइन, और हाल ही में इसने अपनी इनॉग्रल फ्लाइट को कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ ये इनका सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रहा इन द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू फ्लीट ऑफ लॉन्ग रेंज स्टेल्थी न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय नॉर्थरोप ग्रूमन कॉर्प, ठीक है।
तो कौन सी कंट्री रिलेटेड है B-21 रेडर बॉम्बर के साथ? यहाँ पे आंसर हो जाएगा USA, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू इंट्रोड्यूस शेयर्ड पेरेंटल लीव? इसमें से कौन सा पहला अफ्रीका का नेशन है जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है शेयर्ड पेरेंटल लीव? तो इसी के साथ साउथ अफ्रीका पहली अफ्रीकन कंट्री बन गई जिसने इंप्लीमेंट किया शेयर्ड पेरेंटल लीव, क्योंकि हाई कोर्ट रूलिंग के बाद दोनों ही पेरेंट्स को ग्रांट किया गया राइट टू टेक टाइम ऑफ बिकॉज ऑफ बर्थ और एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड। तो इस डिसीजन के बाद पेरेंट्स को इनेबल किया गया कि वो डिसाइड कर सकें हाउ टू डिवाइड 4 months ऑफ पेरेंटल लीव बिटवीन देम। और इसके पहले जो मदर्स थी उनको 4 महीने की छुट्टी मिलती थी, जबकि फादर्स या फिर उनके पार्टनर्स अलाउड थे मैक्सिमम लीव ऑफ 10 days के लिए, ठीक है। लेकिन अब ये चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कंट्री साउथ अफ्रीका। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आज भी प्रैक्टिस कर लिए, बहुत सारे आज के भी क्वेश्चन थे इसमें और कुछ पुराने क्वेश्चंस थे। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे पैटर्न को, किस तरह से हम जो भी हमारा छूटा है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि इस वीक में हमारा यही पैटर्न रहेगा और सैटरडे तक हम मोस्ट प्रोबेबली हर क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद मंडे से फिर मैं आपको रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है। चलिए अब आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me and Zuhadsana signing off.